गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में हमारा तीसरा पाठ जो चालू है, जिसमें जहाँ से बाकी था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि संवेदनात्मक कारक स्तर। तो संवेदनात्मक कारक स्तर जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक के समय काल को संवेदनात्मक कारक स्तर कहते हैं। इस समय में बालक अपने शरीर पर होने वाले विविध संवेदन और चेष्टात्मक व्यवहार के बीच के संबंधों को समझता है। बराबर। बालक देखने, सुनने, स्वाद, स्पर्श और सूंघने की इस प्रकार विविध संवेदना का अनुभव करता है। प्रारंभिक दिनों में बालक सिर्फ चूसने की, निगलने की जैसी प्रतिक्षिप्त क्रियाएं करता है, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक मानसिक क्रिया के संबंध स्थापित होने से कब कौन सी क्रिया करनी है ये भी सीख लेता है। इस समय के दौरान वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति में इसका अनुभव होता है, किंतु वस्तु या व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव न हो तब भी उसका अस्तित्व होता है। यह विचार विकसित होता है जिसे पदार्थ के स्थायित्व का विचार कहते हैं। 6 मास के बाद ही वह अंशतः ढकी हुई परिचित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 8 मास पर उसने पहले देखी हुई लेकिन फिलहाल संपूर्ण ढकी हुई वस्तु को ढूंढता है। इस स्तर पर बालक की दूसरी महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि वह क्रिया को उल्टा करता है, जैसे कि तोड़ना, जोड़ना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ये सब। अब दूसरी स्तर है उसमें कि पूर्व क्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष के बीच के समय को पियाजे पूर्व क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इस सिद्धांत में क्रियात्मक अर्थात भौतिक नहीं किंतु मानसिक स्तर पर की गई क्रिया की बात है। इस समय के दौरान बालक पदार्थ के आकार और व्यवस्थितता को अधिक केंद्र में रखता है। वह पदार्थ की क्रियाओं का वजन से संबंधित नियमों को समझ नहीं सकता है। लगभग 4 वर्ष का बालक 2 पदार्थों की बाह्य आकृति समान हो तो वे समान हैं ऐसा समझता है। जैसे कि मिट्टी के 2 समान वजन के गोले साथ में रखे जाए तो उसे समान मान लेता है, लेकिन उसमें से एक का आकार बदल दिया जाए तो वह 4 वर्ष के बालक के लिए वह समान नहीं रहता है। एक का आकार गोल है और दूसरे का लंब गोल बना दिया जाए तो वह लंब गोल आकार के गोले को अधिक वजन वाला मानेगा। तीसरा जो है मूर्त क्रियात्मक स्तर। लगभग 7 से 12 वर्ष के समय काल को मूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इस स्तर पर बालक भौतिक रूप से हाजिर दिखाई देने वाली और हाथ से पकड़ी जा सकी ऐसी वस्तुओं का विचार कर सकता है। वह धारणात्मक या अमूर्त विचारों के संबंध में तर्क नहीं कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, जैसे कि सीता गीता की अपेक्षा मोटी और नीता गीता की अपेक्षा पतली है, तो कौन अधिक मोटा कहा जाएगा। ऐसे प्रश्नों में इस उम्र का बालक उलझ जाएगा, लेकिन सीता गीता और नीता को साथ में खड़ा करके बालक से पूछेंगे तो सही जवाब देगा। इस प्रकार आंखों से देख सके ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, किंतु अहिंसा, ईमानदारी आदि के अमूर्त विचारों को समझने में मुश्किल महसूस करता है। अलग अलग लंबाई की लड़कियां क्रम से लगा सकता है। संक्षिप्त में भौतिक रूप से देख सके, स्पर्श कर सके ऐसे पदार्थों को ही वो सोच सकता है। अब है चौथा अमूर्त क्रियात्मक स्तर। इस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्रिया शक्ति का विकास होता है। यह स्तर 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। इस स्तर पर तार्किक विचार और अनुमान संभव होते हैं। वे अमूर्त विचार कर सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता, स्वतंत्रता, लोकशाही जैसे विचारों को समझता है और दृष्टांतों के साथ समझाए तो वह समझ सकता है। धारणाएं भी कर सकता है। हालांकि इस उम्र के सभी बालक इतने विकसित सोच के लिए सक्षम हो ये संभव नहीं है। अब है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने खोजा कि व्यवहार की नैतिकता या अनैतिकता के संबंध में बालक से लेकर वयस्क आयु तक के व्यक्ति के निर्णय अलग अलग स्तर से गुजरते हैं। इसके लिए संशोधनों में उसने निम्नलिखित कहानी अलग अलग आयु के व्यक्तियों को दी है कि एक बीमार स्त्री मृत्यु के नज़दीक थी। उसे जांचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह एक ही दवा से बच सकती है। वह दवा बनाने वाले और बेचने वाले व्यक्ति का उसमें खर्च $200 हुआ था। उसमें से इस स्त्री को दवा देने के लिए उस व्यक्ति ने $2000 मांगे। स्त्री के पति ने परिचितों से आधी रकम तो उधार ले ली। उसने दवा बेचने वाले से कहा
मेरी पत्नी मरने वाली है, इसलिए उसे कम कीमत पर दवा देनी चाहिए या पैसे बाकी रखने चाहिए। दवा बेचने वाले ने मना करते हुए कहा कि मैंने दवाई बनाई है, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आखिर उस स्त्री के पति ने दवा की दुकान तोड़कर दवा चुरा ली। तो कहानी पढ़ने के बाद प्रयोग पात्र को पूछा गया कि चोरी का कार्य उचित था या अनुचित, ऐसे पूछा गया। तो अलग अलग उम्र के और अलग अलग संस्कृति के लोगों के जवाबों से नैतिक विकास के अलग अलग स्तर कोहलबर्ग ने बताए। तो इस तरह से कोहलबर्ग ने जो नैतिकता का त्रिस्तरीय जो दिया था, वो तीनों स्तर एक दूसरे के प्रभाव के होते हैं। अब उसमें बौद्धिक विकास प्राप्त अविकसित अवस्था में वापस नहीं आता है। अब दूसरा है फ्रॉइड का मनोजातीय विकास का सिद्धांत। तो जो मनोजातीय विकास है, जो हमारे मन के ऊपर होता है, जिन्होंने उसके मनोजातीय विकास में व्यक्ति विकास की जो अवस्थाएं दिखाई गई है, जिसमें पहली अवस्था है मुख केंद्रीय अवस्था। हाँ, तो फ्रॉइड के मतानुसार बालक के जन्म से लगभग 1.5 से 2 वर्ष के समयकाल के दौरान उसकी काम शक्ति उसके मुंह में केंद्रित होती है। वह मुंह के द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसको मुख केंद्रीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने होठ और जीभ के द्वारा प्राप्त होने वाली उत्तेजना द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसके हाथ में कोई भी वस्तु आए तो वह तुरंत ही अपने मुंह में ले जाता है और वहाँ पे इस प्रकार किसी भी तरह से वो अपने मुंह में वस्तुएं लेकर आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बालक इस अवस्था में खाने जैसी और न खाने जैसी वस्तु अपने मुंह में रखने का प्रयत्न करता है। कई बालकों को कोई वस्तु न मिले तो वो अपना अंगूठा मुंह में रखते हैं और उसे चूसा करते हैं। उसकी वजह से वो आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे अंकुश आ जाता है और जब वह विकास के दूसरे स्तर पर पहुंचता है तब उसकी ऐसी प्रवृत्ति बंद हो जाती है। हालांकि कई बालकों की ऐसी आदत शीघ्रता से जाती नहीं है अथवा उसकी ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए माता पिता की ओर से कोशिश नहीं की जाती। ऐसे बालकों की ऐसी आदत भी लंबे समय तक बनी रहती है, तो दूसरी किसी आदत में बदलती है, जैसे कि मुंह में पेन या पेंसिल डालकर बैठे रहना, चिंगम खाना, बड़े होकर पान मसाला खाते रहना। कई धूम्रपान करने वाले मुंह में खाली पाइप डालकर बैठे रहते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार ये सब मुंह केंद्रीय अवस्था का असर है। अब दूसरा है गुदा केंद्रीय अवस्था। फ्रॉइड के अनुसार यह अवस्था दूसरे तीसरे वर्ष के दौरान विकसित होती है। तब बालक की काम शक्ति, जिसे लिबिडो के रूप में दर्शाता है, वह उसकी मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के साथ संलग्न है। इस अवस्था में उसे अपने मलमूत्र विसर्जन के साथ संलग्न अवयव में उत्तेजना का अनुभव होता है। वह बार बार ऐसी प्रवृत्तियां करने का प्रयत्न करता है। बड़ों की ओर से चाहे जितना अंकुश लगाने का प्रयत्न किया जाए, इसके बावजूद बालक ऐसी प्रवृत्ति में से प्राप्त होने वाले आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी इस अवस्था के दौरान उसके माता पिता और बड़ों को उसकी ऐसी प्रवृत्ति पर बहुत ही कठोरतापूर्वक अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसकी इस प्रवृत्ति को नज़रअंदाजा भी नहीं करना चाहिए, किंतु समझाकर धीमे धीमे उसकी ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाना सिखाना चाहिए। तीसरा है शिश्न केंद्रीय अवस्था। इस अवस्था में बालक की काम शक्ति उसके जातीय अंगों के उद्दीपन पर केंद्रित हो जाती है। गुदा अवस्था में बालक का ध्यान मलमूत्र विसर्जन पर केंद्रित होता है, जबकि इस अवस्था में बालक का ध्यान ऐसी प्रक्रियाओं में संलग्न अवयवों में होने वाली जातीय उत्तेजना पर केंद्रित होती है। यह अवस्था जातीय अंगों के विकास का प्रारंभ होता है। कई बार बालक अपने जातीय अंगों का बार बार स्पर्श करता है। इस प्रकार वह स्वयं ही अपने जातीय अवयव को उत्तेजित करता है और आनंद प्राप्त करता है। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष के दौरान विकसित होती है। बालक के जीवन के चौथे और 5वें वर्ष का समावेश इस अवस्था में होता है। इस उम्र पर बालक को स्वाभाविक रूप से ही विजातीय व्यक्तियों का सहवास प्राप्त नहीं होता है और ऐसे सहवास से संबंधित उसकी समझ भी नहीं होती है। इसलिए वह स्वयं ही एक प्रकार का आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। फिर है सुप्त अवस्था। यह अवस्था बालक में 6 से 12 वर्ष की उम्र पर विकसित होती है। फ्रॉइड इस अवस्था को काम शक्ति के विकास की विराम अवस्था के रूप में बताते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों में से आनंद प्राप्त करने के बजाय बौद्धिक प्रवृत्तियों में से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह अपने विश्व को बौद्धिक रूप से समझने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में बालक अपने समवयस्क बालकों के साथ हिल मिलकर रहना पसंद करता है। उनके साथ रहकर वह अपने अधिकार और कर्तव्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक के बौद्धिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास को गति प्राप्त होती है। बालक के
सुसमायोजित विकास के लिए इन दोनों प्रकार का विकास आवश्यक है। इसके उपरांत फ्रॉइड के मतानुसार इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजातीय आकर्षण। बालक इस अवस्था में विजातीय बालकों के साथ खेलने के बदले सजातीय मित्रों के साथ रहना पसंद करता है। लड़के और लड़कियां अपने अलग अलग समूह में साथ रहना पसंद करते हैं। तो फ्रॉइड और भी बताते कि इस अवस्था में बनने वाले संबंध यदि विकृत रूप धारण कर ले तो उसमें से सजातीय की विकृति उत्पन्न होती है और समाज के साथ समायोजन में मुश्किल खड़ी करता है। पांचवा है पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था। तो इस अवस्था को काम शक्ति की अंतिम अवस्था के रूप में दर्शाते हैं। यह अवस्था सामान्य रूप से तरुणावस्था से प्रारंभ होती है। लड़के और लड़कियों की यह अवस्था एक ही समय पर प्रारंभ नहीं होती। लड़के इस अवस्था में लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं और जबकि लड़कियां इस अवस्था में लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती हैं। फ्रॉइड के मतानुसार इस अवस्था में व्यक्ति विजातीय व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। वह विजातीय व्यक्ति को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। इसके साथ रहना, मित्रता करना, घूमना फिरना आदि उसे अच्छा लगता है। यह मित्रता गहरी हो तो विवाह में भी परिणमित हो सकती है। पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था में उपस्थित होने वाले जातीय अवयवों को संतुष्ट करने का विवाह समाज का स्वीकृत स्वरूप है। इस अवस्था में जो व्यक्ति विजातीय व्यक्ति के साथ सरलता और सहजता से हिल मिल जाता है उस व्यक्ति का सहज रूप से सामाजिक विकास होता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में विजातीय व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है वह व्यक्ति हमेशा विजातीय व्यक्ति की उपस्थिति में घबराहट महसूस करता है। तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू।